पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर वो ये हैं कि डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रिसिटी और अदर यूजफुल स्टोर्स ऑफ एनर्जी मे बी obtained फ्रॉम डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज। यानी अगर हमें बिजली चाहिए होती है या दूसरे जो एनर्जी चाहिए होती है, जो यूजफुल एनर्जीज होती है जिसको हम काम में लाते हैं, तो हम डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज से किस तरह से हासिल कर सकते हैं। गिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईच एनर्जी रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबिलिटी, कॉस्ट, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, स्केल इन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इन चीज़ों की मदद से हम देखेंगे कि उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, कि उसकी क्या रिन्यूएबल है या नहीं है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है या कम है, इसकी रिलायबिलिटी कितनी है, यानी कितना रिलायबल है, उसके ऊपर कितना भरोसा कर सकते हैं, इसकी अवेलेबिलिटी कितना पॉसिबल है, कि मतलब क्या अवेलेबल हो भी सकती है नहीं हो सकती, स्केल, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट वगैरह, उसका इन्वायरमेंटल क्या है कि उसका यानी उसके इन्वायरमेंट के ऊपर उसका क्या असर होगा। तो ये चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड दैट द सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनर्जी रिसोर्सेज एक्सेप्ट जियोथर्मल, न्यूक्लियर एंड टाइडल एनर्जीज। ये तीन तरह की एनर्जीज हैं जिसका सन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जियोथर्मल एनर्जी है, न्यूक्लियर एंड टाइडल है। इसके अलावा जितनी एनर्जी रिसोर्सेज है जो कि डायरेक्ट सन से, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सन से हासिल होती है, तो उसके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड दैट द एनर्जी इज रिलीज बाय न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन। सन के अंदर मैंने पहले आपसे एक दफ़ा जिक्र किया था कि फ्यूजन जो होता है वो सन के अंदर होता है। यहाँ पे ज़मीन के ऊपर सिर्फ फ्यूजन रिएक्शन हम कर सकते हैं। फ्यूजन रिएक्शन एक दफ़ा चाइना ने थोड़ा सा ट्राई किया था, फ्रांस में ट्राई हो गया था थोड़ा वो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मिनिमम टाइम के लिए था। तो ज़ाहिर है उसके ऊपर काम अभी अगर ये पॉसिबल हुआ ज़मीन के ऊपर कि फ्यूजन रिएक्शन अगर पॉसिबल हुआ, तो हमारे सारे जो एनर्जी क्राइसिस है वो ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सन के अंदर फ्यूजन रिएक्शन होता है। फ्यूजन रिएक्शन भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। मेरा ख्याल है वैसे ये तो टॉपिक नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे आपको ये टॉपिक नज़र आ रहा है, इज थोरियम द परफेक्ट फ्यूल है। थोरियम आपके पास क्या है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और क्या कहते हैं कि परफेक्ट फ्यूल है हमारे पास या नहीं है। इसके बारे में ये कहते हैं कि जो नासा वाले हैं, नासा के अंदर एक इंजीनियर था कर्क सोरेनसन, और उसने इसके ऊपर काम किया क्योंकि जो चांद के ऊपर वो यानी जो मशीनें बेचते थे, या वहाँ पे जो उसने एक मतलब रोबोट जो रखा हुआ है, तो वहाँ पे जिसने रोबोट रखा हुआ है वहाँ पे ज़ाहिर है एनर्जी सोर्स चाहिए। वहाँ पे उसको उस मशीनरी को, उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अब जो एनर्जी, मिसाल के तौर पे अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करेंगे, वहाँ पे यूरेनियम वगैरह या प्लूटोनियम को यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए पानी चाहिए होता है। तो पानी तो वहाँ पे मून के ऊपर है ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे लकड़ी नहीं है, वहाँ पे बाकी जितने रिसोर्सेज ऑफ एनर्जीज़ है वहाँ पे है नहीं, क्योंकि वहाँ पे उसके लिए पानी, मिसाल के तौर पे अगर आप लकड़ी जलाना चाहते हैं, गैस जलाना चाहते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह जलाना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं है, वहाँ पानी नहीं है। तो कोई ऐसा सोर्स, रिलायबल सोर्स जिसको हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो ये थोरियम का उसने वो किया था। बहरहाल ये मतलब एक जस्ट ओनली यहाँ पे दिया हुआ है कि थोरियम का उसने इंतखाब किया था, और ये थोरियम वहाँ पे अमेरिका में डेवलप हुआ था। उसके लिए इन्हें फिर उसका ज़ाहिर है 1956 में फिर उसको दोबारा रोक दिया गया। तो अमेरिका में डेवलप हुआ था, जो एटम बम को लेके जाने वाले जो एयरक्राफ्ट्स होते थे उनमें एज अ फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होने लगा था। लेकिन उसको फिर 1956 में उसको हटा दिया गया, ये रिजेक्ट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया इस प्लांट को। और क्योंकि उसने ये फिर कहा कि भाई अब एयरक्राफ्ट की बजाय अगर हम मिसाइल टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे आटम बम को लेके जाने के लिए, तो ज़्यादा मुफीद है, तो इसलिए इसके ऊपर काम छोड़ दिया गया। तो बहरहाल ये इसके अंदर एक चीज़ है कि थोरियम हमारे पास एक्चुअली एक फ्यूल है, और थोड़ा सा सेफ है क्योंकि इसमें से रेडियो एक्टिविटी नहीं निकल रही होती, तो एनवायरमेंटली वो सेफ़ है। क्योंकि बाकी जो एटॉमिक रिएक्टर्स होते हैं, अगर वो रेडिएशन बाहर निकलती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो जो लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, जो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ख़तरनाक होता है, क्योंकि हवा के अंदर शामिल होती है। वो आप इनहेल करते हैं, सांस जब लेते हैं तो बॉडी के अंदर चली जाती है और आपकी बॉडी को डैमेज कर देती है। तो थोरियम के अंदर ऐसा कोई चीज़ नहीं था, फ्रेंडली इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट फ्रेंडली था और इसके अलावा उसके यानी अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा थी। लेकिन बहरहाल अब ये इसके डिटेल ज़्यादा मज़ीद उसने नहीं किया। तो आगे इसके जो क्वेश्चन बता रहे कि एक्सप्लेन व्हाई द एनर्जी रिसोर्स इज यूज्ड ऑन अर्थ वुड नॉट बी सुटेबल फॉर द मून। यानी एनर्जी सोर्स है पेट्रोल, डीजल, आप जो है न्यूक्लियर एनर्जी, वाटर एनर्जी यानी वाटरफॉल की वजह से जो आप एनर्जी गेन करते हैं, इसके अलावा आप इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी एनर्जीज जो है जो आप यहाँ पे यूज़ करते हैं ज़मीन के ऊपर, वो कहते हैं मून के ऊपर सुटेबल क्यों नहीं है। तो सीधी सीधी रीज़न यही है कि जितने आपकी फ्यूल यहाँ पे जलाते हैं उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। यानी ऑक्सीजन, जितने लकड़ी जलती है ऑक्सीजन, गैस जलती है ऑक्सीजन, पेट्रोल डीजल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में चीज़ें जलती हैं। तो चूंकि वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है इसलिए ये ज़्यादा रिलायबल सोर्सेज नहीं है। वुड यू बी इन फेवर ऑफ न्यूक्लियर पावर बेस्ड ऑन लिफ्टर। ये लिफ्टर जो जिसको लिफ्टर कहते हैं ना, ये वही चीज़ है, यानी थोरियम वाला है, ठीक है। लिफ्टर LFTR से लिया गया है, लिक्विड फ्लोराइड थोरियम रिएक्टर है, LFTR। इसको लिफ्टर भी कहते हैं या LFTR भी कहते हैं। लिफ्टर इन लिक्विड, F मीन्स फ्लोराइड, T मीन्स थोरियम और R मीन्स रिएक्टर। तो बहरहाल क्या कहता है कि आप इसके फेवर में है या नहीं है। तो इसके ऊपर अभी मैं आपको जो अभी जो रिसेंट कंडीशन है इसके ऊपर चाइना में भी काम हो रहा है। चाइना अनाउंस किया कि हम थोरियम को यूज़ करेंगे एटॉमिक रिएक्टर में, यानी वहाँ पे एक तो आप एटम बम यूज़ करते हैं, एटम बम बनाते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाते हैं, तो उसके लिए तो आपको यूरेनियम चाहिए, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम चाहिए आपको, उसके बगैर थोरियम से वो बनेगा नहीं। तो वो तो आप लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी है, जहाँ पे आपको एक पीसफुल पर्पसेस के लिए आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपको पैदा करनी है और बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो वहाँ पे आप थोरियम को यूज़ कर सकते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि इससे रेडिएशन नहीं निकलती, बहुत मिनिमम अमाउंट, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में रेडिएशन निकलती है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होती है। दूसरा उसका ये फ़ायदा है कि ये हर एक मुल्क यूज़ कर सकता है, इससे ख़तरा नहीं है क्योंकि कोई भी मुल्क उससे एटम बम नहीं बना सकता। आजकल आप किसी मुल्क को यानी ईरान को, शिमाली कोरिया को, बाकी को, दुनिया के ममालिक को आप अलाउ नहीं करते कि वो यूरेनियम को यूज़ करें। इसलिए अलाउ नहीं करते कि आपको ख़तरा है कि इससे वो एटम बम बना देंगे, दुनिया के लिए ख़तरा बन जाएगा। लेकिन अगर वो ये थोरियम वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे वो ख़तरा इसलिए नहीं है कि यूज़फुल पर्पसेस के लिए एनर्जी तो पैदा की जा सकती है लेकिन इससे एटम बम नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए ये फ़ायदेमंद है। तो बहरहाल ये दो चीज़ें जो है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ही दिया हुआ है।